आप ये मान के चलें सर 2027 या 2028 मिड तक ये कंडीशन होगी, हर 10 में से 7 अकाउंट बैंक में फ्रीज मिलेंगे। हमारे पास में दिन में बहुत सारे कॉल आते हैं, सर मेरा अकाउंट वहाँ से फ्रीज हो गया है, सर मेरा अकाउंट यहाँ से फ्रीज हो गया है, मेरी कपड़े की शॉप है, कोई बोल रहा है मेरी स्टेशनरी की शॉप है। और कुछ ऐसे भी हैं जो रेहड़ियाँ चला रहे हैं, जो ठेले वाले हैं, उनके भी अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं। अच्छा, जिसका अकाउंट रेंट पे लिया गया है जी, वो अकाउंट भी फ्रीज हो गया और उसके साथ भी कई जो लेयर 1 2 3 4 5 है वो भी अकाउंट फ्रीज हुए हैं, मुकदमा हुआ है। जिसने अकाउंट रेंट पे दिया है उस पे क्या चार्जेस लगेंगे? एक टाइम ऐसा था कि लोगों को बिल्कुल बिल्कुल नॉलेज नहीं था कि डिजिटल अरेस्ट नाम का भी कुछ होता है क्या? किसी को डिजिटल अरेस्ट कर दिया, उसको बता दिया कि ऐसा-ऐसा ये है, अगर आप ये ऐसा नहीं करेंगे या हमें पर्टिकुलर इतना पैसा नहीं देंगे या हमें इस अकाउंट में आप ट्रांसफ़र नहीं करेंगे तो हम ऐसा कर देंगे या आपको जेल हो जाएगी या हम आ रहे हैं। आईफ़ोन के लिए एक बात और कही जी। जाती है कि उसमें चाहे कुछ भी डाल दो, हुँ। उसका क्लोन नहीं बनेगा। इस बात में कितनी सत्यता है? राजस्थान में शेखावाटी जो क्षेत्र है ऊपर का, राजस्थान का जो शेखावाटी है, उस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा रेंट पे अकाउंट चल रहे हैं अभी। और दूसरा राजस्थान में अपन देखना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा अपना ये बीकानेर का जो नीचे का बेल्ट है, इधर अपना खाजूवाला, लूणकरसी इस साइड का जो बेल्ट है, यहाँ के अकाउंट सबसे ज़्यादा रेंट पे चल रहे हैं। साइबर फ्रॉड की जैसे बाढ़ आ रही है, उसके हिसाब से क्या साइबर लॉ परफेक्ट है या उसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए? हाँ, सोचिए, आप अपने फ़ोन पर व्हाट्सएप चला रहे हैं, तभी किसी अनजान नंबर से एक लिंक या फ़ोटो आती है। आप उत्सुकता में उसे खोलते हैं और फिर भूल जाते हैं। आप उस लिंक और फ़ोटो के डाउनलोड करने का कमाल देखिए कि कुछ घंटे या कुछ दिन बाद आपको पता चलता है कि आपके बैंक खाते से सारा पैसा साफ हो चुका है। इतना ही नहीं, आपके पास आपकी ही एक एडिटेड आपत्तिजनक फ़ोटो या वीडियो भेजी जाती है और धमकी दी जाती है कि अगर पैसे नहीं दिए तो ये सब वायरल कर दिया जाएगा। ऐसे में घबराहट होना स्वाभाविक है। क्या करें? किससे मदद लें? कैसे बचें इन डिजिटल अपराधों से? इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित है साइबर एक्सपर्ट और अनुभवी एडवोकेट महेंद्र सारस्वत। आइए जानते हैं उनसे कि आजकल कौन-कौन से साइबर क्राइम हो रहे हैं, कैसे पहचानें इन खतरों को और कैसे बचाव करें खुद का और अपने परिवार का। तो आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, मैं ब्रिज मोहन रामावत, टॉक विद बीएमआर में आपका स्वागत है। वकील साहब, टॉक विद बीएमआर में आपका बहुत-बहुत स्वागत। धन्यवाद। आप साइबर एक्सपर्ट हैं। जी। आपको साइबर में काम करना है, कैसे सोचा? कोई विशेष कारण या ठीक है अभी ये समय जो साइबर को लेकर के ठीक चल रहा है? इस लाइन में आना ऐसा हुआ सर, मेरे जो सीनियर हैं, अभी प्रेज़ेंट टाइम में स्पेशल पीपी हैं अरविंद शर्मा, जी। वो भी क्या है हमारी एक पर्टिकुलर पूरी टीम है। वो पहले साइबर की ही प्रैक्टिस करते थे और वो खुद साइबर से ही पास आउट है, साइबर यूनिवर्सिटी दिल्ली से। उनके पास में मैं प्रैक्टिस करता था और उन्होंने मेरे को सारी चीज़ें यही सीखी। उन्होंने मेरे को ये भी बताया कि आने वाला टाइम जो केसेस रेज़ होंगे वो इसी टाइप के होंगे। तो पिछले 4 साल से 5 साल से पर्टिकुलर इसी लाइन में हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हो आप? दिल्ली हाई कोर्ट, पटियाला हाउस कोर्ट्स। तो अब जो ये साइबर के मामले खूब बढ़ रहे हैं, जी। क्या रेशियो है बढ़ने का भी? आप ये मान के चलें सर 2027 या 2028 मिड तक ये कंडीशन होगी, हर 10 में से 7 बैंक अकाउंट फ्रीज मिलेंगे अगर गवर्नमेंट इसको पर्टिकुलर इसको लेके अगर कोई स्ट्रॉन्ग कदम नहीं उठा रही है तो। अभी थोड़े दिन पहले भोपाल में जितने भी व्यापारिक संघ जो एसोसिएशन बने हुए हैं, उन्होंने क्या किया, जो शॉप्स पे क्यूआर कोड जो लगे होते हैं ऑनलाइन पेमेंट रिसीव करने के लिए, हुँ। उनको लेके उन्होंने धरने प्रदर्शन किए, रोडें जाम की। वो इसलिए की कि वो तो अपना माल बेच रहे हैं। उसके अगेंस्ट में कोई उनके पास में एक व्यक्ति आया, उसने उस स्कैनर पे पैसा डाला। उस स्कैनर की वजह से उसका बैंक का अकाउंट या उसके जो पर्टिकुलर जो उसकी फर्म है, उसका अकाउंट फ्रीज हो गया। अब उसके व्यापार पूरा उसका ठप हो गया। अब उसका कोई दोष नहीं उसमें। अच्छा, पैसा किसी तीसरे ने डाला और उसके बदले उसने सामान लिया। हाँ, जैसे मैं आपके पास में आया हाँ। मान के चलें आपका स्टेशनरी का शॉप है। जी। मैंने आपको बोला सर मुझे ये फलानी 10 बुक इस राइटर की लेनी है। लेनी है। हुँ। आपने कहा ठीक है, आपने मेरे लिए वो पैक कर दी।
आपने जब पेमेंट की बात आई, आपने कहा इस क्यूआर कोड पे पैसा डाल दो। मानो कि वो पैसा मैंने उस क्यूआर कोड पे डाला, मेरे पास भी किसी तीसरे ने भेजा, मैंने आपको पैसा डाला और आपके जैसे उस बैंक के अकाउंट में वो पैसा गया, आपका अकाउंट भी विदिन 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे में फ्रीज हो गया। जबकि आपने तो मुझे माल बेचा, उसके अगेंस्ट में मैंने पैसा रिसीव किया आपसे। तो ये जी। क्या एक संक्रमण की तरह फैलने लग गई है, बहुत ज़्यादा हो गई है बीमारी। ये पैसे कहीं फ्रॉड के थे जो आपके पास आए, हुँ। आपने मुझे दिए, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, रोल इसमें आपका भी कुछ नहीं था। हाँ, मेरे को भी किसी और ने भेजे, हुँ, मुझे भी नहीं पता कि ये पैसा फ्रॉड का है। तो फिर आपका अकाउंट भी फ्रीज़ हुआ हाँ, और मेरा भी हो गया। पर्टिकुलर क्या होता है, एक पोर्टल बना हुआ है एनसीआरपी करके, हुँ, वो पोर्टल यूटीआर नंबर को ट्रेस करता है। जैसे किसी के साथ में फ्रॉड हुआ, मेरे साथ में फ्रॉड हो गया, मैंने 1930 पे कॉल किया या मेरे नज़दीकी जो भी साइबर सेल लग रही है, मैं वहाँ गया, मैंने वहाँ बातचीत की, उन्होंने मैंने पर्टिकुलर बताया कि मेरे साथ ऐसे-ऐसे फ्रॉड हुआ और इस अकाउंट में मैंने ये रकम भेजी है। वो लोग क्या करते हैं, उस पोर्टल पे पूरी उस कंप्लेंट को रेज़ करते हैं। जैसे ही वो कंप्लेंट रेज़ होती है, फिर क्या यूटीआर नंबर ट्रेस होते हैं। उस यूटीआर से एक लेयर बनती है, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4। फिर वो जहाँ-जहाँ तक वो पैसा जाता है, वहाँ तक या तो पोर्टल उस पैसे को फ्रीज़ करेगा या पूरा उस अकाउंट को ही डेबिट फ्रीज कर देगा या उस पैसे को होल्ड या लीन पे डाल देगा। जैसे पर्टिकुलर अपन मान के चलें, मैंने आपको एक 10,000 का ट्रांजैक्शन भेजा, उस 10,000 के ट्रांजैक्शन में से पर्टिकुलर 5,000 रुपये डिस्प्यूट अमाउंट है, जिसको अपन बोलते हैं डीए। वो डीए क्या होगा, होल्ड हो जाएगा, बाकी आपका अकाउंट चालू रहेगा। कुछ कंडीशन में ये हो रहा है, कुछ कंडीशन में पर्टिकुलरली डेबिट फ्रीज हो रहे हैं अकाउंट, आप कोई लेन देन नहीं कर सकते, अच्छा रियल में मेरा तो उसमें कोई लेना-देना नहीं कोई है। लेना देना नहीं। हुँ, तो फिर मेरा अकाउंट ओपन कैसे होगा? अकाउंट ओपन के लिए आप जो जहाँ पहले तो आप अपने बैंक से पता कीजिए भाई क्या हुआ है? क्या हुआ, क्यों फ्रीज हुआ। अभी क्या हो रहा है, कई बार क्या बैंकें भी सस्पेक्ट ट्रांजैक्शन की वजह से खुद उसको अकाउंट को रोक लेती है, क्योंकि आरबीआई का भी प्रेशर है कि भाई पर्टिकुलर संदिग्ध कोई गतिविधियों के लेन देन तो नहीं हो रहा, आप उसके ऊपर नज़र रखें और आप बैंक से कांटेक्ट करें। बैंक आपको पूरा डाटा निकाल के देगी, ये आपका राइट्स है। कुछ बैंकें कोऑपरेट नहीं करती है, फिर भी ये आपका राइट्स है कि बैंक आपको पूरा डाटा निकाल के दे कि उन आपका अकाउंट उन्होंने क्यों फ्रीज किया। जी। और अगर वो बोलते हैं कि भई आप साइबर कंप्लेंट की वजह से फ्रीज हैं, तो साइबर कंप्लेंट की आप उनसे कॉपी लेवें। अगर बैंक कोऑपरेट नहीं करती है, तो दूसरा रास्ता ये है कि आप अपने जो नज़दीकी जो साइबर सेल लगा है आपके पास, जो आपका पर्टिकुलर जो साइबर सेल आपके डिस्ट्रिक्ट में या जो आपकी जुडिशरी में आ रहा है, आप वहाँ जाइए, आप उन अपने अकाउंट नंबर उनको दीजिए, वो पूरा डाटा आपको निकाल के दें। डाटा निकाल लिया, उसके बाद में आप पर्टिकुलर जिस स्टेशन से ये अकाउंट फ्रीज़ है, जैसे अभी मान के चलें अपन यहाँ का कोई अकाउंट है वो बैंगलोर में फ्रीज है, तो आप उस पूरी कंप्लेंट डिटेल में वहाँ के एसएचओ की मेल आईडी दिखी होगी, उसके मोबाइल नंबर लिखे होंगे, आप उनसे फ़ोन पे कॉन्टैक्ट कीजिए, अपने जितने भी एविडेंस है आप उनको बताइए कि साहब इसमें मेरा कोई लेना-देना नहीं है और इस वजह से ऐसे-ऐसे ये पैसा मेरे पास में आया है। आप उनसे बात कीजिए और अकाउंट विथिन 72 आवर्स के अंदर वो अपने आप अनफ्रीज कर देंगे। अगर वो नहीं करते हैं, फिर आप एक अच्छे लॉयर से या हमसे बात करके भई हमें बता सकते हैं कि ऐसा-ऐसा मैटर, उसमें हम आपकी इसमें आगे मदद कर सकते हैं। अच्छा आपने कहा कि 2027-28 तक ऐसा ही चलता रहा, तो 70% अकाउंट फ्रीज़ हो जी, जाएगा। ऐसा ही चलते रहने का मतलब क्या है? ऐसा ही चलते रहने का मतलब है पर्टिकुलर सर कोई एक स्ट्रॉन्ग गाइडलाइन नहीं है, हुँ, है ना? अभी क्या हो रहा है कि पोर्टल ऑटोमेटिक फ्रीज़ करता है, वो किसी के कंट्रोल का काम नहीं है। वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो पर्टिकुलर यूटीआर को ट्रेस करके 1930 पे कॉल करने के 18 बाद। हाँ, 1930 एक हेल्पलाइन नंबर है साइबर सेल की, अगर आपके साथ में फ्रॉड हो जाता है तो आप उस नंबर पे कॉल करके बता सकते हैं और अपनी एक कंप्लेंट रेज़ करवा सकते हैं, जिसको एक्नॉलेजमेंट नंबर बोला जाता है। हुँ, अभी क्या है कि वो एक पर्टिकुलर पोर्टल ही उसको फ्रीज़ करता जा रहा है। पहले क्या हो रहा था, जैसे आप कोई बड़ा कंप्लेंट हुआ तो आप पुलिस स्टेशन गए, आपके संबंधित, वहाँ आपने बातचीत की, आपने पूरा मैटर बताया, तो पुलिस वाले और वो जो पुलिस संबंधित थाना है वो क्या करता है, पर्टिकुलर एक बैंक को मेल करता है कि भाई ऐसे-ऐसा आपके पास में ये अकाउंट है, जिसका नाम ये है, जिसके अकाउंट नंबर ये है, उसमें एक ये ट्रांज़ैक्शन इतने बज के इतने मिनट पे इतनी तारीख को हुई है। वो हमें सस्पेक्ट लग रही है फलाने-फलाने इस मैटर के अंदर। आप इस अकाउंट को जब तक हम अगला आदेश नहीं करें, तब तक आप इसको, इस राशि को या इस अकाउंट को या तो होल्ड पे रखें या फ्रीज पे करें। वो पर्टिकुलर उस लॉ एजेंसी पे डिपेंड करता है कि उन्होंने क्या मेल किया है। उसके बाद में अब क्या अभी तो क्या राजस्थान हाई कोर्ट की, केरला हाई कोर्ट की, मद्रास की, बहुत सारे हाई कोर्ट की कुछ गाइडलाइन ऐसी आ गई है कि भई आप पर्टिकुलर जो अमाउंट है, डिस्प्यूटेड अमाउंट, उसको या तो होल्ड करें या लीन करें।
उसका जो पर्टिकुलर जो अकाउंट है, जो भी आगे की जो पार्टी है, उसका अकाउंट आप फ्रीज नहीं कर सकते। तो अब पोर्टल उसको फ्रीज कर रहा है, वो तो पोर्टल तो यूटीआर ट्रेस कर करके फ्रीज कर रहा है। तो जैसे जैसे एक लेयर बनती है, चेन बनती है, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4, वो वैसे वैसे उस पैसे को या तो होल्ड करता जाएगा, या उस पर लीन लगाएगा, या उस पैसे को फ्रीज मार देगा। अगर उस पैसे को फ्रीज मारने के चक्कर में क्या होता है, उस पैसे के उस अकाउंट के अंदर, जैसे मान लो जो दूसरी वॉल्यूम पड़ी है पैसे की, वो भी टोटल उससे इफेक्ट हो जाती है, और वो भी उस आप काम में नहीं ले सकते। तो ऐसे करके ये आगे से आगे चलता जाएगा और 70% अकाउंट फ्रीज हो जाएंगे। हाँ, मैंने पढ़ा है 2-4 जगह, और मैंने भी ऐसा पता किया है, क्योंकि हमारे पास में दिन में बहुत सारे कॉल आते हैं, सर मेरा अकाउंट वहाँ से फ्रीज हो गया है, सर मेरा अकाउंट यहाँ से फ्रीज हो गया है, मेरी कपड़े की शॉप है, कोई बोल रहा है मेरी स्टेशनरी की शॉप है, और कुछ ऐसे भी हैं जो रेहड़ियाँ चला रहे हैं, जो ठेले वाले हैं, उनके भी अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं। वही कि किसी ने पेमेंट लिया और वो हाँ, उसी की वजह पैसा से, वो उसी की स्कैनर वजह से। से दिया और हाँ, उसकी फ्रीज वजह हो से। गया। अब इसमें क्या हो रहा है, वो कुछ जो लोग हैं, जो पर्टिकुलर क्या करते हैं, जो रियल में फ्रॉडस्टर हैं, हम्म, मैं नहीं बोलता कि सब प्रोटेस्ट रहे हैं, मैं ये भी नहीं बोलता कि सब बेगुनाह है या गुनाह है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कुछ जो रियल में प्रोटेस्ट हैं, जो फ्रॉड का काम कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, किसी अकाउंट, पर्टिकुलर अकाउंट जो उन्होंने रेंट पे लिया है, ये जो सारा पैसा होता है ना फ्रॉड का, ये पैसा घूमता है रेंट के अकाउंटों में। जैसे किसी ने रेंट का अकाउंट लिया, अपने पास में रखा, अब उसने उसी अकाउंट में, पर्टिकुलर उसी अकाउंट में, आज से 2 दिन पहले 20 लाख का ट्रांजेक्शन, मान के चलते हैं कि उसने 20 लाख का ट्रांजेक्शन कर लिया। अब वो ये पता करना चाह रहा है कि ये अकाउंट पर्टिकुलर, क्योंकि ऐसे जो फ्रॉडेस्ट लोग होते हैं ना, वो ना तो किसी थाने से कांटेक्ट में होते हैं, है ना, और ना ही वो 1930 पे कॉल करके पूछते हैं कि साहब ऐसा ऐसा ये है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, किसी शॉप पे गए पर्टिकुलर, उस शॉप पे जाके अपने उस अकाउंट, क्योंकि वो अपने पर्टिकुलर अकाउंट खुद के सेविंग अकाउंट में डाल नहीं सकते, उस शॉप पे जाके कुछ सामान परचेज किया, और उसके स्कैनर पे वो पैसा डालेंगे। अब जैसे वो पैसा ट्रांसफर करेंगे तो स्क्रीन पे सक्सेसफुल का मैसेज आएगा। अगर सक्सेसफुल का मैसेज नहीं आएगा तो नीचे रीजन लिखा हुआ आएगा, जो गेटवे का जो एरर आता है उसमें रीजन लिखा हुआ आएगा नीचे, योर अकाउंट इज फ्रोजन ड्यू टू साइबर कंप्लेंट, या XYZ कुछ भी उसमें लिखा हुआ है। अच्छा, अकाउंट फ्रीज हो गया, फिर आप पैसे भी नहीं डाल सकते उसमें? नहीं, अच्छा। पैसे आप डाल सकते हैं उसमें, आप उसमें से पैसा निकाल नहीं सकते, और वो ऐसा इसलिए करता है कि वो ये पता करना चाह रहा है कि उसका अकाउंट चालू है कि नहीं है, जो उसने रेंट पे लिया है। अच्छा, पेमेंट तो उसके खाते से जाना है उसमें। उसके खाते से जाना, अगर उसके हम्म, खाते से पैसा गया, इसका मतलब है जो अकाउंट मैंने रेंट पे लिया है, वो सही है, अभी वो फ्रीज नहीं अकाउंट हुआ, अभी फ्रीज नहीं हुआ है, उसमें वो और भी फ्रॉड की राशि डाल सकता है। डाल सकता है। अब होता क्या है, वो उस अपना अकाउंट चेक करने के चक्कर में, अपना अकाउंट चेक करने के चक्कर में जिस शॉप पे वो पैसा डालता है, उस बेचारे का अकाउंट फ्रीज है, क्योंकि ओह, दूसरा उसके पास कोई वे नहीं है कि वो हम्म, अकाउंट को कैसे चेक करे कि अकाउंट एक्टिव है कि डीएक्टिव है। उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, और इतना पर्टिकुलर वो सिस्टम लेके, लैपटॉप वगैरह लेके इतना वो बैठते नहीं, क्योंकि आ, अच्छा है कि अपनी पुलिस इतनी हाईटेक हो गई है कि आईपी एड्रेस से भी ट्रैक कर लेती है। तो वो लोग, उनका इतना ही काम होता है कि वो सिर्फ जाके किसी स्कैनर पे पैसे डालेंगे तो उनको पता चल जाएगा उनका पर्टिकुलर जो अकाउंट उन्होंने हायर किया है किसी फ्रॉड के पैसे को घुमाने के लिए, वो एक्टिव है या डीएक्टिव है। अब उसकी एवज में क्या, वो जिसको पैसा डालता है वो बेचारा, उसको कोई लेना देना नहीं होता है, वो बेगुनाह होता है, वो उस चक्कर में हम्म। उसका अकाउंट फ्रीज हो जाता अच्छा, अभी जो अकाउंट रेंट पे लेने वाली जो बात है, ये खूब चल रही है। है। जी। अकाउंट रेंट पे किस लोगों का लिया जाता है? कौन, मतलब जैसे मैं फ्रॉड कर रहा हूँ, तो मैंने किसी एक्स का अकाउंट ले लिया जी, कि मैं तेरे अकाउंट को यूज करूंगा और तेरे को एक फिक्स अमाउंट दूंगा, यही चीजें? बिल्कुल यही चल रहा कैसे है। लेता है वो, अभी क्या क्या, करता है? अभी क्या हो गया साहब, कुछ पर्टिकुलर जो फ्रॉडस्टर हैं उन्होंने क्या है, छोटे छोटे अपने ग्रुप बना रखे हैं। वो लोग क्या करते हैं, जो गांव देहात में जो लोग बैठे हैं, जिनको बिल्कुल समझ नहीं है कि आपके डॉक्यूमेंट से क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता, बिल्कुल अनपढ़ लोग हैं, उनसे मिले, उनसे पर्टिकुलर 5,000, 10,000, 20,000 जो भी एक अमाउंट की बात होती है वो की, और उनके बैंक के खाते खुलवाए, और उन बैंक खातों में पैसों को रूट करना चालू कर दिया। अब जो अनपढ़ लोग जो बैठे हैं और जिनको इस चीज़ की समझ नहीं, जो ना समझ है इस चीज़ को लेके कि भाई बैंक अकाउंट में जो पैसा आ रहा है वो किस चीज़ का, उनको भी कुछ नहीं पता क्या हो रहा है, वो 5,000, 10,000 रुपए के चक्कर में आ जाते हैं और अपना खाता रेंट पे। ये कंडीशन अभी पूरे राजस्थान में हो रही है, और ये राजस्थान में भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजस्थान में भी ये हो रहा है, सबसे ज़्यादा ये हरियाणा साइड में भी होना चालू हो गया है, दिल्ली साइड में भी यही हो रहा है, अभी सब जगह पूरे भारत में यही चल रहा है, अकाउंट रेंट पे जा रहे हैं लोगों के। राजस्थान में शेखावाटी जो क्षेत्र है ऊपर का, राजस्थान का जो शेखावाटी है, उस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा रेंट पे अकाउंट चल रहे हैं अभी। और दूसरा राजस्थान में
अपन देखना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा अपना ये बीकानेर का जो नीचे का बेल्ट है, इधर अपना खाजूवाला, लूनकुनुसी साइड का जो बेल्ट है, यहाँ के अकाउंट सबसे ज़्यादा रेंट पे चल रहा है। अच्छा, क्योंकि इसका कोई है आंकड़ा? कितने अकाउंट हो सकते हैं? इसका आंकड़ा तो सर अभी अभी तक ऐसा कोई रिसर्च नहीं हुआ है कि कोई ये बता सके कि पर्टिकुलर इस बेल्ट से इतने अकाउंट्स रेंट रेंट पे पे चल है रहा है। या इतने अकाउंट्स पर्टिकुलर फ्री। हाँ, अभी थोड़े दिन पहले त्रिपुरा पुलिस ने कितने अकाउंट रेंट पे है ये आंकड़ा जारी नहीं किया है, बट ये एक आंकड़ा जारी किया है कि पर्टिकुलर त्रिपुरा की जो लॉ एजेंसी है, उन्होंने पर्टिकुलर एक इतने इतने ये अकाउंट्स हैं जो फ्रीज कर रखे हैं वो पिछले 1 साल में। एक रजिस्ट्री बन रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसमें क्या हो जाएगा, एक पोर्टल बन रहा है। आपको किसी का मोबाइल नंबर, किसी की यूपीआई आईडी, किसी की मेल आईडी, किसी के अकाउंट नंबर आप उस पोर्टल पे डालिए, पर्टिकुलर पूरा डाटा आ जाएगा कि भाई ये आदमी फ्रॉडिस्टर है कि नहीं है, कहाँ कहाँ इसने फ्रॉड किया है, XYZ सारा सब कुछ डाटा, हम्म, कंप्लीट डाटा वहाँ आपको शो होगा। गवर्नमेंट इस पर वर्क कर रही है और मैं आपको ये बताऊंगा, जहाँ तक मेरा अनुभव है, इस मामले में राजस्थान पुलिस सबसे बेस्ट, अच्छा। सबसे बेस्ट। हम्म, साइबर के मामले में राजस्थान पुलिस दो तरीके से, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, वो ऐसे बेस्ट है। एक तो जो पैसा स्कैम होके गया है उसको रिकवर करवाने के मामले में राजस्थान पुलिस सबसे आगे है। वो पैसे को रिकवर करवा रही है, जो पीड़ित है उसका पैसा उसको दिला रही है, और जो इसमें दोषी है वास्तव में उनको सजा भी दे रही है। और दूसरी बात, दूसरा जो नजरिया है वो ये देखा जाए कि जो बेगुनाह लोग उस पर्टिकुलर कंप्लेंट में आगे हैं हम्म, कि भाई ये फलाना पर्टिकुलर एक कंप्लेंट हो गई है, उस कंप्लेंट में 20 अकाउंट फ्रीज हैं, तो 20 के 20 तो उसमें दोषी नहीं। ये मेरा तजुर्बा है साइबर का। एक कंप्लेंट में अगर 20 अकाउंट फ्रीज हो गए हैं तो 20 के 20 दोषी नहीं हो सकते। आप राजस्थान पुलिस की कोई भी साइबर सेल है जहाँ से आपका अकाउंट फ्रीज है, आप उनके पास चले जाइए, अपने सारे डॉक्यूमेंट उनको पेश कर दीजिए। मैं पूरे इंडिया का काम कर रहा हूँ साइबर का। राजस्थान पुलिस जितनी कोऑपरेटिव है कोई पुलिस नहीं। आप उनके जी। पास बैठिए, बहुत अच्छे से आपकी बात समझेंगे, बहुत अच्छे से आपको सपोर्ट करेंगे, बहुत अच्छे से आपको कोऑपरेट करके ना आपको उसका सोल्यूशन भी अच्छा, जिसका अकाउंट रेंट पे लिया गया है, जी। वो अकाउंट भी फ्रीज हो गया और उसके साथ भी कई जो लेयर 1, 2, 3, 4, 5 है, वो भी अकाउंट फ्रीज हुए हैं, मुकदमा हुआ है। जिसने अकाउंट रेंट पे दिया है, हम्म। उस पे क्या चार्जेस लगेंगे? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। अभी क्या हो रहा है कि कुछ स्टेट की पुलिस क्या कर रही है, जो अकाउंट होल्डर है उससे पूछताछ करती है, और अकाउंट होल्डर को खुद को विक्टिम बना के, अकाउंट होल्डर को खुद को विक्टिम बना के उसने जिसको रेंट पे दिया है अकाउंट, जिस भी पर्सन को रेंट पे दिया अकाउंट, उसको अरेस्ट कर रही है। और रियल में यही होना चाहिए, क्योंकि जिसने तो 5,000 रुपये लेके अकाउंट रेंट पे दे दिया है, उसको खुद को ही पता नहीं है बेचारे को कि मेरे अकाउंट में हो क्या रहा है। गलती हाँ, तो वो उसकी भी है अपराधी ना? तो है, हम्म, वो अपराधी तो है, पर ये है ना कि उसको खुद को भी नॉलेज भी नहीं है कि मेरे अकाउंट में क्या होगा। वो तो एक छोटे से पर्टिकुलर एक 5,000, 10,000, 20,000 का अकाउंट अमाउंट के चक्कर में उसने अपना अकाउंट दे दिया। हम्म, और इसके अंदर अभी आईटी में 67, 66, 406, 420 पुलिस अलग अलग धाराओं में कार्रवाई कर रही है। हम्म। और अच्छा, अकाउंट रेंट पर देने वालों की गिरफ्तारी भी हो रही है? जो अकाउंट अपने रेंट पे दे रहे हैं उनकी गिरफ्तारियां भी हो रही है, और पुलिस उनसे पैसा भी रिकवर करवा रही है। अच्छा, फ्रॉड भी समय समय के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। जी। अभी किस प्रकार के फ्रॉड चल रहे हैं? अभी एक स्कीम आ रहा है साहब, मैं आपको बताऊं, व्हाट्सएप इमेज का एक एपी की फाइल आ रही है। पहले तो क्या करते थे स्कैमर्स, एक डायरेक्ट आपको एक लिंक भेजते थे, पर्टिकुलर एक लिंक आपको भेजा, उस लिंक के अंदर एक एपी की फाइल होती थी। अब क्या हुआ, जब लोगों को धीरे धीरे जब जागरूकता आनी चालू हुई ना, तो लोग क्या कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक नहीं कर रहे। तो जो साइबर्स के जो स्कैमर्स हैं, जो फ्रॉडस्टर हैं, उनकी दाल गल नहीं रही है। उन्होंने क्या किया है, अभी एक नया स्कीम चालू किया है। अपने फ़ोन में क्या होता है, कई बार अपन मीडिया के जो इनक्रिप्शंस होते हैं वो अपन चालू रखते हैं ऑटोमेटिक डाउनलोड्स के। तो वो क्या कर रहे हैं, एक फ़ोटो भेज रहे हैं, उस फ़ोटो के अंदर ही वो इनबिल्ट होती है एपीके फाइल। जैसे आपके पास में फ़ोटो आया, पर्टिकुलर चैट हिस्ट्री में एक अनजान मोबाइल नंबर आया, आप तुरंत उत्सुकता के देखोगे ये किसका मोबाइल नंबर है, क्या फ़ोटो आई। आप जैसे उस पर क्लिक करोगे वो फ़ोटो ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगी। जैसे ऑटोमेटिक डाउनलोड हुई फ़ोटो, अब वो फ़ोटो ऑटोमेटिक डाउनलोड होती है, आपका एक क्लोन उसके पास में चला गया, पूरे मोबाइल का? पूरा मोबाइल का हम्म, पूरा एक्सेस अब उसके पास में है।
जो चीज़ें आप कर रहे हैं वो अच्छे से देख रहा है। जहाँ तक मेरी समझ हुई है कि आदमी की 50% ज़िंदगी मोबाइल से चल रही है आज की दुनिया में। इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है कि आदमी मोबाइल के बगैर सर्वाइव करना भी थोड़ा-सा वो हो गया है, क्योंकि सारा कंट्रोल मोबाइल से चल रहा है आदमी का। फिर क्या होता है, गूगल के अंदर एक पासवर्ड मैनेजर एक ऑप्शन होता है। स्कैमर्स उसके अंदर जाते हैं, आपकी पर्टिकुलर उसमें ऑप्शन बना होता है कि मान के चलें उदाहरण पे एक फलानी कोई भी एक ऐसी बैंक है, एक बैंक है एक्स, उस बैंक के पास ऊपर लिखा होता है एक्स बैंक, उसके नीचे लिखा होता है पासवर्ड। फिर 2 नंबर सीरीज़ पे आपका कोई भी मान लो सोशल मीडिया का अकाउंट है, पर्टिकुलर डाटा होता है उसमें, सारों के पासवर्ड होते हैं। सारों के पासवर्ड होते हैं। हुँ। अब क्या होता है, जो बैंक के जो फ्रॉड हो रहे हैं, जिसमें पता भी नहीं चल रहा है कि आपके खाते से पैसे कट के चले गए। उसमें ये हो रहा है कि जैसे ही आपका क्लोन उसके पास गया, उसने गूगल पासवर्ड मैनेजर में जाके आपके पासवर्ड चेक किए कि ये फलाना एक्स बैंक है, इस बैंक के पासवर्ड ये है। उसने वहाँ की नेट बैंक लॉगिन करने की कोशिश की, वहाँ गया, उसने वो सारे वही आईडी उठाई, वही पासवर्ड कहाँ से उठाई? आपके गूगल मैनेजर से उठा लिए, वहाँ उसने लॉगिन कर लिया। अब जब बात आई ट्रांज़ैक्शन करने की और पासवर्ड की, पासवर्ड तो ऑलरेडी उसके पास में है गूगल मैनेजर में। जी। अब ट्रांज़ैक्शन की जब बात आएगी तो कुछ लोगों को क्या है, अभी वो हो रहा है, संशय हो रहा है कि साहब हमने तो ओटीपी उसको दिए ही नहीं, मेरे पैसे कैसे मेरे कट पास गए? कोई कॉल भी नहीं आया, तो मेरे अकाउंट से पैसे कैसे चले गए? होता क्या है, जब आपका सारा कंट्रोल उसके पास होता है ना, तो आपके पास में जो भी मैसेज पर्टिकुलर आपके पास आ रहा है, वो उसकी स्क्रीन पे भी शो शो कर हो रहा रहा है। है। अब जैसे उसने मान लो उस अकाउंट से किसी अकाउंट में पैसा ऐड किया या बेनिफिशियरी ऐड की, अब उस पैसा ऐड करके उससे उसको ट्रांसफ़र करने की बारी आएगी, तो पर्टिकुलर कुछ बैंकों के सिस्टम्स होते हैं का वो 2 फैक्टर के पासवर्ड देती है। जिसमें एक तो हो गया, जैसे वो पर्टिकुलर मैनुअल आपने कोई पासवर्ड डाल रखा हो वो ले लिया। दूसरा जो फैक्टर होता है वो उसका होता है ओटीपी। अब ओटीपी का तो सीन ऐसा है ना, जब कंट्रोल ही उसके पास में है तो उसकी स्क्रीन पे शो हो रहा है ओटीपी। उसने वहीं से उठाया और डाल दिया। आपसे माँगने की ज़रूरत ही नहीं है उसको। वो हुँ। क्यों माँगेगा आपसे? जब पूरा कंट्रोल उसके पास में, तो उसकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। जैसे ही आपके पास मैसेज आएगा, उसके पास में मैसेज शो हो रहा है। आपकी स्क्रीन पे मैसेज आया, उसने देख लिया, ये 6 अंकों का ये ओटीपी है, उसने डाला, आपके अकाउंट से पैसे गए। फिर आपके पास पर्टिकुलर एक मैसेज आता है कि आपके अकाउंट से इतना-इतना पैसा कट गया। इस चीज़ को लेके लोगों को इतना वो होने की ज़रूरत है कि जो नए-नए स्कीम्स जो मार्केट में आ रहे हैं, फ्रॉडस्टर क्या कर रहे हैं, हर 2 महीने से 3 महीने से ऐसा स्कीम लेकर, क्योंकि लोग क्या जागरूक भी हो रहे हैं। पुलिस डिपार्टमेंट, लॉ एजेंसी, जो अलग-अलग एजेंसियाँ हैं, जाँच एजेंसियाँ, वो अपने अच्छे-अच्छे प्रोग्राम चला रही है लोगों को जागरूक करने के लिए। उसके बाद भी स्कैमर्स नए लेके आ रहे हैं। अब डिजिटल अरेस्ट वाला आप जैसे बता रहे हैं कि वो पुराना होने को आ गया है। लेकिन एक टाइम ऐसा था कि लोगों को बिल्कुल बिल्कुल नॉलेज नहीं था कि डिजिटल अरेस्ट नाम का भी कुछ होता है क्या? किसी को डिजिटल अरेस्ट कर दिया, उसको बता दिया कि ऐसा-ऐसा ये है, अगर आप ये ऐसा नहीं करेंगे या हमें पर्टिकुलर इतना पैसा नहीं देंगे या हमें इस अकाउंट में आप ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, तो हम ऐसा कर देंगे या आपको जेल हो जाएगी या हम आ रहे हैं, ऐसा कुछ करके लोग क्या, फिर क्या होता है, बाहर का मुझे नहीं पता, पर राजस्थान साइड का मैं आपको बताऊँ, यहाँ क्या अपने पुलिस डिपार्टमेंट का और अपनी एक पुरानी परंपरा ऐसी भी चली हुई आ रही है कि फलाने के घर पे अगर पुलिस वाले आ गए हैं, तो वो ऐसा है या वो ऐसा है या वो ऐसा है। हुँ। अपनी तरफ थोड़ा-सा गाँव में उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है। हाँ, ये थोड़ा-सा तो उससे डरते हुए हाँ, वो चीज़ें कर देता है। तो ये लोग क्या करते हैं, गाँव में कुछ जो लोग बैठे हैं, उनको टारगेट करते हैं वो। टारगेट करते हैं। हुँ। अब वो उनको इसलिए टारगेट करते हैं, उनको पता है कि भई इनके दिमाग वो होगा, अगर मेरे घर पे पुलिस वाले आ जाएँगे तो मेरे समाज में पता चलेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। लोग मेरी 2 बातें करेंगे, मेरी बेइज़्ज़ती हो जाएगी, जबकि मेरा कोई लेना नहीं। वो उस डर से क्या होता है कि उस टाइम उस बंदे की सोचने की जो क्षमता होती है, वो इस टाइप की हो जाती है कि उसको पता भी नहीं चल रहा होता है कि वो क्या कर रहा है। वो जो आगे सामने जो स्कैमर्स बैठे होते हैं, जो स्कैमर्स जो चीज़ें बोल रहा है, वो पर्टिकुलर वही करता जा रहा है और स्कैमर उसको ये बोल रहे हैं कि तू किसी को बताएगा नहीं। तो जो उसमें पीड़ित है वो किसी को बताता भी नहीं। फिर जब ये पूरा खेल खत्म हो जाता है, जब एक आपका जब वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं आप जब स्कैमर से, जब आपके बैंक के खाते या जब आप फाइनेंशियली आपके साथ में फ्रॉड हो जाता है, उसके बाद में जब आपको ये चीज़ें पता चलती है कि मेरे साथ में, या आप किसी को बताते हैं अपने मित्र को या किसी के जिसके साथ अपनी बात शेयर कर सकते हैं। जब उसको आप बताते हैं तो उसमें से समझदार बंदा तो वो कहे तेरे साथ में तो फ्रॉड हो गया। फ्रॉड हो गया। तब जाकर के पता तब चलता है। जाकर उसको पता चलता है। फिर भी डिजिटल अरेस्ट में भी लॉ एजेंसियों ने अच्छा काबू पा लिया, लोग जागरूक भी हो गए हैं। लोग आजकल आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोज़ ऐसे भी चलते हैं जिसमें स्कैमर्स यूनिफ़ॉर्म पहन के डिपार्टमेंट की यूनिफ़ॉर्म पहन के कॉल कर रहे हैं, तो लोग उनको डॉग का चेहरा दिखा रहे हैं या कुछ और दिखा रहे हैं। तो लोग अभी बहुत ज़्यादा सतर्क हो गए हैं। नहीं, इसमें आपने कहा कि इसमें जागरूक होने की ज़रूरत है। जी, जैसे व्हाट्सएप पे मेरे पास एक इमेज आई, जी। तो मैं तो स्वाभाविक सा उसको डाउनलोड करूँगा। नहीं, नहीं, इसमें नहीं, मैं ऐसा ऐसा नहीं। क्या इसमें करूँ? तो इसके बचाव के लिए ऐसा है ना,
आप अपने व्हाट्सएप के ऑटो डाउनलोड का जो ऑप्शन होता है, उस ऑटो डाउनलोड के फीचर्स को आप हमेशा के लिए ऑफ करके ही रखें। ठीक है। आपको जिस चीज़ की नीड है, जैसे मेरे को आपने कोई एक इमेज भेजा, पर्टिकुलर आपको मैं जानता हूँ, आपके नंबर मेरे पास में सेव हैं, तो मैं आपकी उसी चैट को खोल के उस चीज़ को ही डाउनलोड करूँ। अच्छा, किसी जिनको अनजान मैं नंबर नहीं से जानता, हाँ जी, उनका मुझे डाउनलोड करना ही नहीं है। करना ही नहीं। हाँ, आप क्यों डाउनलोड करेंगे? आप उस पार्टी को जानते ही नहीं जिसने आपको मैसेज सेंड किया। आप उसको जानते ही नहीं है। अगर उसको ज़्यादा आवश्यकता होगी तो आपको नॉर्मल कॉल करेगा। और कहेगा कि मैंने डाला है भाई। मैंने ये आपको ऐसी चीज़ भेजी है, मैं फलाना-फलाना बोल रहा हूँ, आपके जानकार हूँ, तो फिर आप भी समझ जाएँगे मेरा जानकार है कि नहीं। आईफ़ोन के लिए एक बात और कही जी। जाती है कि उसमें चाहे कुछ भी डाल दो, हुँ। उसका क्लोन नहीं बनेगा। इस बात में कितनी सत्यता है? इस बात में सर ऐसा है ना, प्रोडेस्टर के लिए कोई एक सीमा नहीं है। कोई एक पर्टिकुलर सीमा नहीं है या कोई एक दायरा नहीं बना हुआ है कि हम सिर्फ़ एंड्रॉइड को ही टारगेट कर रहे टारगेट हैं। करेंगे या हम हुँ, आईफ़ोन को ही टारगेट करेंगे। जो वर्किंग एंड्रॉइड करता है, वही वर्किंग आईफ़ोन करता है। बस फ़र्क इतना सा है उन दोनों में, आईफ़ोन का जो वर्किंग सॉफ्टवेयर है, उसकी टेक्नोलॉज़ी और एंड्रॉइड के वर्किंग की जो टेक्नोलॉज़ी है, दोनों में थोड़ा-सा डिफ़रेंस है। अब फ्रॉड का एक तरीका है, जैसे मैंने आपको बताया कि एपीके फ़ाइल। आप एपीके फ़ाइल एंड्रॉइड में भेजोगे तो भी उसको डाउनलोड करने के बाद में वो ऑटो जनरेट करके उसी तरह वर्क करेगी, जिस तरह वो आईफ़ोन में करेगी। आईफ़ोन में तो भी आप उसका भी क्लोन बनेगा। बनेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, फ़ाइल तो वैसी वर्किंग करेगी ना। आज जैसे मैं एक मशीनरी हूँ, मुझे आपने कमांड दिया है कि आपको ये बुक्स पढ़नी, मुझे आपने कमांड दी। मैं कोई एक्स कंपनी का मशीन हूँ, उस कंपनी का नाम है एक्स। ये है कि मैं उस बुक्स को पहले पीछे की तरफ से खोलूँगा, फिर 2 पेज आगे-आगे उसका फ्रंट पेज खोल के उसको पढूँ। ये है एक्स मशीन की सॉफ्टवेयर की टेक्नोलॉजी। अब एक मशीन है जेड, उस जेड मशीन में ये टेक्नोलॉजी है कि वो उसको आपने कमांड दिया है कि आप इस बुक्स को पढ़ो, तो जेड उसको क्या करेगा, उस बुक को खोल के देखेगा तो उसका फ्रंट पेज खोलेगा। कहाँ डिफरेंस आया? एक्स को आपने कमांड किया कि बुक्स पढ़नी है, जेड को भी आपने कमांड किया कि बुक्स पढ़नी है। जेड ने क्या किया, सबसे पहले जो फ्रंट पेज है उसको खोल के पढ़ा, और एक्स ने क्या किया, सबसे पहले बैक का पेज खोला और 2 पेज आगे के फिर फ्रंट पेज खोला। वर्किंग तो वही है, कमांड वही है, कमांड वर्क भी उसी टाइप से कर रहा है, कहीं फ़र्क नहीं आ रहा। तो ऐसा ये कहना कि आईफ़ोन हैक नहीं होते या आईफ़ोन जो यूज़र्स हैं उनके साथ फ्रॉड नहीं हो सकता या आईफ़ोन यूज़र्स हैं उनका क्लोन नहीं बन सकता, ये गलत बात है। नहीं, आपके पास ऐसा कोई एग्ज़ाम्पल है कि ये एपीके डाउनलोड की आईफ़ोन यूज़र ने और वहाँ से मैं बता क्लोन बना जी, और जी। फ्रॉड हुआ? मेरी एक पार्टी है, मतलब मेरा एक क्लाइंट है, हुँ, उसका एक छोटा भाई है वो दिल्ली रह रहा है। और उसका एक बड़ा भाई है जो फिलीपाइंस में वहाँ काम कर रहा है। दोनों के पास में आईफ़ोन है। एचएसबीसी एक बैंक है। जी, उस बैंक का उनके पास में एक अकाउंट है, तो छोटे भाई ने कुछ पैसे की ज़रूरत थी तो अपने बड़े भाई को बोला कि वहाँ-वहाँ से ऐसा-ऐसा ये मँगवाना है। उन्होंने पैसा ट्रांसफ़र किया है यहाँ दिल्ली अपने भाई को, और भाई के पास में डायरेक्टली एसबी जो ये बने हुए होते हैं इनके में जो पर्टिकुलर जो कंपनियाँ हैं, जो टेक्स्ट मैसेज की डीलिंग करती है। मैसेज आया, उन्होंने उस मैसेज को ओपन किया, उसके अंदर लिंक थी, लिंक पे क्लिक किया, ऑटोमेटिक क्लोन जनरेट हुआ, हो गया। अब क्लोन जब जनरेट हुआ तो उसका पूरा का पूरा एक्सेस प्रोडेस्टर के पास चला गया, चला गया। अब क्या हुआ, वो भी इतना तेज़ था कि उसने सारा सब कुछ इधर-उधर से निकाल के पता करके जिस के थ्रू वो जो जिस मोबाइल नंबर के थ्रू जो टेक्स्ट मैसेज उसको रिसीव हुआ, उससे उसने बातचीत करने की कोशिश की। उसने जिस प्रोड्यूसर से बात की कि भई ये तुमने क्यों किया? आपने उसका वीडियो भी एक सोशल मीडिया पे देखा होगा थोड़े दिन पहले, कि जिसमें एक पर्सन बात कर रहा है प्रोड्यूसर से कि भई तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तो वो बता रहा है साहब हम तो नौकरी कर रहे हैं, हमारे जो ऊपर जो बॉस बैठे हैं वो हमें आदेश दे रहे हैं, हम उसका काम कर रहे हैं। ऐसा एक वीडियो सोशल मीडिया पे प्रोड्यूसर का और विक्टिम की आपस में बातचीत का एक वीडियो जनरेट होता है। वो विक्टिम जो है वो मेरा ही क्लाइंट है। तो उसने जब उससे बातचीत की तो भई तुमने कैसे क्या किया? तो कहा भई आपने जो मैसेज
प्राप्त किया है आपके मोबाइल पे, उस मैसेज पे जो लिंक थी, उस लिंक से हमने आपके फ़ोन में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो हम हमारी स्क्रीन पे अच्छे से देख पा रहे हैं। और जिस समय आपका फ़ोन बंद रहेगा, जब स्क्रीन बंद रहेगी आपके फ़ोन की, तो हमें भी शो होगा हमारे फ़ोन पे कि आपके फ़ोन की स्क्रीन बंद है, बंद है। आप मतलब उस फ़ोन को अभी प्रेज़ेंट टाइम उस फ़ोन को यूज़ नहीं कर नहीं रहे कर रहे हो। उस टाइम लोग वो हरकत में आएँगे और उस टाइम आपका डाटा-वाटा जो भी उनको इधर-उधर करनी चीज़ें, आपकी प्राइवेसी जो पड़ी अभी अ, इसी चीज़ को लेके मैं आपको छोटा-सा उदाहरण देता हूँ। और आपको पता है कि जब ये साइबर अपराध होने चालू हुए, तब एक अपराध हो रहा था कि आपके फ़ोन में आपकी जो प्राइवेसी, जो आपकी प्राइवेट फ़ोटो पड़ी है, कुछ स्कैमर्स वो फ़ोटो लेके आपको पर्सनली व्हाट्सएप पे उस फ़ोटो को मैसेज करके और आपसे पैसे की डिमांड कर रहे थे। ये भी चला था। ये चला था। तो ये कैसे हो रहा था? आप समझिए इस बात को, ये इसीलिए हो रहा था कि जब आपका पूरा डाटा उसके पास में है, आपका पूरा फ़ोन का एक्सेस जिस प्रकार से मेरा ये फ़ोन है, जिस प्रकार से मैं इस फ़ोन को यूज़ कर रहा हूँ अभी, ठीक है? उसी प्रकार से स्कैमर्स उस फ़ोन को यूज़ कर रहा है। जिस टाइम आप इस फ़ोन को यूज़ नहीं कर रहे, उस टाइम वो उस फ़ोन में अपने जो उसके पास क्लोन पड़ा है, उस क्लोन के अंदर वो क्या उसको चाहिए, क्या नहीं चाहिए, आपकी आपकी गैलरी क्या, आपके गूगल्स पासवर्ड्स क्या, आप किसी अगर पर्टिकुलर की जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ की फाइलें क्या, सारा डाटा उसके पास होता है। उस टाइम वो लोग हरकत में आते हैं, आपकी प्राइवेट जो फ़ोटोज़ होती है, उसको उठाया, उसको हल्का-सा एडिट-वेडिट किया और आपको व्हाट्सएप पे डाल दिया। तो व्हाट्सएप डाल दिया, या तो आप हमें पैसे देवें, नहीं तो हम ये आपका नहीं तो वायरल हम करेंगे। सोशल मीडिया पे इसको वायरल करेंगे। हुँ, अभी क्या हो रहा है प्रेज़ेंट टाइम, अब मैं आपको आप बता रहे हैं, अभी आपने मेरे से अच्छा क्वेश्चन किया था, अभी किस टाइप के फ्रॉड चल रहे हैं? अभी एआई चल रहा है, अभी सबसे ज़्यादा यूजेज़ एआई के हो रहे हैं। अभी कुछ जो फ्रॉडिस्टर हो रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, एआई का यूज़ करके आपको जो पहले लिंक भेजी हुई, उस लिंक से आपकी कुछ फ़ोटोज़ निकाली और एआई का यूज़ करके उस फ़ोटोज़ को आगे-पीछे किया, जो सामाजिक नहीं है। अब जैसे उसको वो आपको व्हाट्सएप पे वो फ़ोटो डालेगा, तो जब आप अपनी फ़ोटो उसमें देखेंगे, तो आपको उस टाइम आपके माइंड का वो हो जाएगा कि आप सोच नहीं पाएँगे कि अब मुझे करना क्या है? करना क्या है? हुँ, क्योंकि आप अपनी इस टाइप की फ़ोटो देखेंगे, तो आपको लगेगा मेरे साथ ये हो जाएगा, मेरे साथ ये हो जाएगा। ये होता है जब एक विषम परिस्थिति होती है, तो ये एक साइकोलॉजी है कि उस टाइम आदमी की सोचने की क्षमता भी थोड़ी-सी उस टाइप की हो जाती है कि वो समझ नहीं पाता है कि मुझे क्या करना है। अभी नए-नए थोड़े से फ्रॉड आ रहे हैं मार्केट में, बट ठीक है, अभी पुलिस इस पे अच्छा कंट्रोल कर रही है। नहीं जो और जो लिंक किसी ने भेजा है उस जी। पर मुझे क्लिक करना है, तब मेरा जाएगा या बिना क्लिक ही नहीं, जाएगा? नहीं, नहीं, जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे ना, तो वो क्या करती है, लिंक क्या करता है, आपके एंड्रॉइड में एक एचटीएमएल एक लैंग्वेज होती है। जैसे हुँ, आपका एक मान के चलिए एक पर्टिकुलर कोई कंपनी है, उसका आपके पास में एक मोबाइल है। वो क्या करता है, आपने सुना होगा एचटीएमएल, जावा, स्क्रिप्ट ऐसी लैंग्वेज होती है। जी। एंड्रॉइड क्या है? हुँ, एंड्रॉइड एक लैंग्वेज है, वो उसी पे वर्क करता है। तो एपीके में वो क्या करते हैं कि जो एचटीएमएल्स या जो सी प्लस की या डबल प्लस की या जावा स्क्रिप्ट्स की जो लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज को इस टाइप का कोड करते हैं उस एपीके फाइल के अंदर कि वो जैसे ही आप उस पे क्लिक करेंगे, तो इससे पहले जो कमांड्स जो उसके अंदर आपके फ़ोन के अंदर जिस कंपनी का आपके पास मोबाइल या सेल फ़ोन है, हुँ, वो जो उन्होंने पर्टिकुलर पहले से फ़ीड किए हुए हैं, उनके साथ में वो एपीके फाइल में किए हुए कोड आपस में मिक्स होके उसका क्लोन जनरेट करते हैं। और उस क्लोन को जनरेट करने के बाद में उसकी फ्रीक्वेंसी एक दूसरी स्क्रीन का एचटीएमएल दिया होता है, उसके ऊपर वो प्रसारित होती है। तो जब वो उसके ऊपर प्रसारित होगी, तो आपका तो सारा डाटा उसके पास में है। तो लिंक को क्लिक करेंगे तब ही जनरेट तभी होगा, जनरेट अदरवाइज़ होगा, नहीं अदर नहीं होगा। होगा। इसीलिए क्या है, आप तो किसी को अपना ओटीपी नहीं शेयर करें, हुँ, किसी भी अनजान लिंक पे आप क्लिक करें ही नहीं। आपकी यूजेज की चीज़ ही नहीं है। जैसे मेरा जहाँ तक मैं बताऊँ, मैंने एक हैबिट डाल रखी है। मोबाइल की जो स्क्रीन्स होती है ना, उन पे क्या सिस्टम्स होता है कि जब कोई मैसेज आता है, तो सबसे पहले स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट होता है। हल्का सा 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट होगा, बाद में स्क्रीन ब्लैक हो जाएगी, बंद हो डार्क हो जाए। जाएगी। हुँ, आप उसी टाइम उस मैसेज को ऊपर से ही रीड कर लो। आपको लगता है मेरे काम का नहीं है, हल्का सा आप स्क्रोल को नीचे खींचोगे, नीचे ऑप्शन दिए होते हैं, रिप्लाई, मार्क एज़ रीड एंड डिलीट। सीधे से 3 ऑप्शन आजकल हर फ़ोन में आता है। आप हल्का सा स्क्रॉल नीचे करो, उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं। जब आपको लग रहा है ये मेरे काम का है ही नहीं, तो उसको डिलीट कर दो। उसको सीधा ही डिलीट कर दो आप। हुँ, उससे 2 फ़ायदे हैं। एक तो आपका फ़ोन का मेमोरी बचेगा, दूसरा फ़ायदा ये है कि जितने भी जो अनजान लिंक्स आ रहे हैं, जो अपने काम के नहीं है, वो ऑटोमैटिकली डिलीट हो जाएँगे। गवर्नमेंट्स भी बहुत सारे प्रोग्राम चला रही है लोगों को अवेयर करने के लिए,
और लोगों में आ भी रही है अवेयरनेस, ऐसा नहीं है कि लोगों में अवेयरनेस नहीं आ रही, अब बहुत आ रही है। अब देखो डिजिटल अरेस्ट के मैटर कम हो गए, पहले बहुत ज़्यादा हो रहे थे, इतने हो रहे थे कि आपके पास में एक मैसेज आया कि आपने विदेश से कुरियर मंगवाया है, उसमें हमने ड्रग्स पकड़ी है या ऐसी जो मादक पदार्थ पकड़े हैं जो जिनका रूटीन नहीं होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट नहीं होना चाहिए। फिर वो यूनिफॉर्म पहन के आपके सामने 100 तरह के ड्रामे करके इन पैसे रिसीव करते थे फ्रॉडेस्टर। अब क्या लोगों को पता चलना चालू हो गया कि इंटरनेशनल कुरियर करवाने से पहले उसको वेरीफाई किया जाता है। आज जैसे मैं यहाँ से इंटरनेशनल, अगर कोई मान लो दुबई कोई यहाँ से मैं आपको कुरियर कर रहा हूँ पर्टिकुलर, तो जो कुरियर की जो कंपनी है वो आजकल पर्टिकुलर वेरीफाई करती है कि आप इसमें कोई नशीला पदार्थ तो नहीं भेज रहे हैं। हम्म, अब लोगों को क्या इस चीज़ का पता चलने लग गया है कि भाई जब कुरियर कंपनी अलाउ ही नहीं करती है, या जो लॉ एजेंसीज बैठी है जो इस पे नज़र रख रही है वो अलाउ ही नहीं कर रही है, तो कुरियर में मादक पदार्थ ले जाने की बात ही नहीं उठती, उसकी बात ही नहीं उठती। तो किस बिया पे और किस हिसाब से मैंने कुरियर मंगवाया है या किस बिया पे मैंने कुरियर भेजा है जो आपने पकड़ा है, अभी लोगों में अवेयरनेस इसको लेके ज़्यादा आ रही है। हम्म। आपने इसमें खूब काम किया है, जी, खूब पैरवी की है कोर्ट में। जी। ऐसा कोई बड़ा मामला जिसमें एक बड़ा मैसेज गया हो, जिसमें आपने पैरवी की हो? छोटा सा उदाहरण देता हूँ मैं आपको। एक टोल टैक्स की कंपनी है, उसका क्या हुआ था, ये जो टोल पे जो फास्ट टैक्स से जो पैसा कटते हैं, पैसा कट के वो मर्चेंट से सेटल होकर वो टोल की जो एक पर्टिकुलर एक फर्म का जो अकाउंट्स होता है उस अकाउंट में पैसा सेटल होता है। एक कंप्लेन ऐसी हुई जिसके अंदर उस टोल टैक्स कंपनी का अकाउंट फ्रीज हो गया, सॉफ्टवेयर कंपनी, टोल की जो सॉफ्टवेयर कंपनी उसका अकाउंट फ्रीज हो गया। जी। अब जब सॉफ्टवेयर कंपनी के का टोल का जो अकाउंट फ्रीज हुआ, उसको लेके जो टोल कंपनी के जो बीडर हैं, जिनके पास में उसका एनएचआई से जो उनको बीड मिली हुई है उसको लेके, और जो सॉफ्टवेयर कंपनी के जो लोग हैं उनके आपसी मनमुटाव हुआ कि ये पैसा आपने भेजा है या ये पैसा कहाँ से आया है, हमें क्यों मिला, हमारी क्या गलती है। क्योंकि अब वास्तव में ना तो टोल वालों की गलती है, ना सॉफ्टवेयर कंपनी की कोई गलती। इस मैटर को लेकर दोनों में आपसी मनमुटाव हुआ, वो हमारे पास में आए, तो हमने इसकी आगे पीछे पूरी इसकी रिसर्च किया, इसको पढ़ा समझा। फिर हमने ये पाया कि वास्तव में ये हो रहा है कि जिनका कोई लेना देना नहीं है साइबर फ्रॉड से, और जो अच्छी अच्छी कंपनियां हैं, उन लोगों के अकाउंट्स इसमें फ्रीज हो रहे हैं। तो फिर हमने दिल्ली हाई कोर्ट में इसको लेके एक WP लगाई 528 सेक्शन में। वो संबंधित बैंकें और संबंधित जो लॉ एजेंसीज है उस केसेस को लेके, वहाँ से ये ऑर्डर हुआ, आप पर्टिकुलर जो डिस्प्यूट अमाउंट आया है, किसी भी तरह के अकाउंट में जो डिस्प्यूट्स अमाउंट है, आप उसको या तो होल्ड कर लीजिए या उसको लीन कर लीजिए। आप होल्ड और लीन कर सकते हैं, किसी का अकाउंट पूरी तरह आप फ्रीज नहीं कर सकते। अगर ये आप कर रहे हैं तो ये किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन, ये आप नहीं कर सकते। आर्टिकल 21 ये कहता है कि आप किसी भी व्यक्ति के जो जीवन यापन के जो साधन हैं या जो उसके व्यवसाय के जो साधन हैं, आप उनके ऊपर अगर कोई कार्रवाई कर रहे हैं तो वो कार्य इस तरीके की होनी चाहिए कि उसके जो राइट्स हैं, उसके जो मौलिक अधिकार हैं, उनका हनन नहीं होना चाहिए। तो हमने वो ऑर्डर करवाया और विद इन बैंकें भी उसको एक्सेप्ट कर रही है, और उस ऑर्डर को लेके आज हमारे ऑर्डर्स को हम तो क्या, जैसे मान के चलिए कुछ जो ऑर्डर्स हमारे हैं उनको लेके जो साउथ साइड्स में जो लोग बैठे हैं वो हमारे ऑर्डर्स को कोर्ट में रिप्रेजेंट करके वहाँ के हाई कोर्ट में और भी इसको लेके कर रहे हैं। और मेरा इसमें ऐसा कहना है, अगर आप गलत नहीं हैं तो नज़दीकी जो आपका साइबर सेल लगता है वहाँ आप जाइए, उनसे बातचीत कीजिए, उनको बताइए कि साहब मेरे साथ में ये ऐसा ऐसा हुआ है और मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। और बहुत सारे ऐसे हैं स्टेशंस जो वहाँ से कोऑर्डिनेट करते हैं जहाँ से आपकी कंप्लेंट है, पीछे से जहाँ बैकग्राउंड में आपके अकाउंट्स पे जहाँ कंप्लेंट लगी, वो कोऑर्डिनेट करके खुद बात करके और रिव्यू लेटर बैंक को मेल करवाते हैं और अकाउंट्स खुलते हैं। बहुत अच्छे पुलिस वाले भी बैठे हैं, बहुत अच्छे। अच्छा वकील साहब, आप तो एक बात बताइए जी। कि साइबर फ्रॉड की जैसे बाढ़ आ रही है, उसके हिसाब से क्या साइबर लॉ परफेक्ट है या उसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए? हाँ, पहली बात तो जब साइबर को लेके जो केसेस आ रहे हैं, जो आप बता रहे हैं कि अभी बहुत सारी साइबर को लेके बाढ़ बाढ़ के आप तो ये पकड़ लीजिए पूरा सैलाब आ रहा है।
रोज इतने केसेस दर्ज हो रहे हैं लॉ एजेंसियों में जिसकी कोई लिमिट नहीं। वर्तमान समय में जो परिस्थितियां हैं जो हम रात दिन कोर्ट में देख रहे हैं, उनको लेके जो आईटी एक्ट्स इसमें यूज हो रहे हैं, साइबर को लेके जो आईटी एक्ट्स यूज हो रहे हैं, क्योंकि साइबर में पूरा आईटी का ही चलता है। आईटी एक्ट्स जो है उनमें चेंजेस की आवश्यकता है। उनमें चेंजेस की इसलिए आवश्यकता है, एक पर्टिकुलर कोई मुकदमा दर्ज हुआ जिसके क्रमांक में मान के चलूँ 001, अपन उसको जो भी सोच के चलें, हम्म, डिपार्टमेंट ने 20 आदमियों को डिटेन किया कि भाई इनको जांच में शामिल करवाना है। अब क्या हुआ, जब आईटी एक्ट की धाराएं यूज होगी तो ये श्योर है कि उसमें 420 यूज होगी, क्योंकि उसके बगैर तो आईटी की धारा बनेगी नहीं। 420 406 के बाद में ही आईटी यूज होगा। अब जब आईटी यूज हुआ तो 20 जो व्यक्ति हैं जिनको डिटेन किया गया था कि इनके साथ जांच करनी और इनको जांच में शामिल करना है। अब उस समय क्या होगा, कुछ लोग ऐसे भी हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो अकाउंट्स जो फ्रीज होते हैं वो लेयर टू लेयर होते हैं, जी लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3। तो पहले क्या होता है, मैं थोड़ी सी यहाँ आपकी एक बात काट के छोटा सा एक बताता हूँ ताकि आपको बाद में समझ में आए क्या है। होता क्या है, जब अपन 1930 पे या कॉल करते हैं या ऑनलाइन एनसीआरपी पोर्टल पे अपन एक फ्रॉड की, जो हमारे साथ फ्रॉड हुआ उसकी कंप्लेंट दर्ज करते हैं, तो एक नंबर जनरेट होता है जिसको बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट नंबर। इस एक्नॉलेजमेंट को समझने के लिए क्या होता है, जैसे अपन ने कोई छोटा सा कोई किसी के साथ मारपीट हुई, अपन थाने गए कि साहब हमारा ये ऐसा ऐसा है, अपन एक लिखित में साहब को अर्जी दे रहे हैं, हाउस इंस्पेक्टर को अर्जी दे रहे हैं कि साहब हमारे को साथ में ये हुआ, आप हमारी एफआईआर दर्ज करें। एक्नॉलेजमेंट भी एक वही प्रारूप है, वो कोई डायरेक्ट कंप्लेंट नहीं है। आपने एक अर्जी दी है ऑनलाइन कि भाई मेरा ये ऐसा ऐसा ये मेरे साथ में ये फ्रॉड हुआ है, आप इसकी जांच पड़ताल करें। एक कंप्लेंट ये इस तरीके से दर्ज होती है कि आपके साथ में मान के चलें किसी अमाउंट का फ्रॉड हो गया है और आप थाने में चले गए, पुलिस स्टेशन के साथ मेरे साथ में ये फ्रॉड हुआ है, ये अकाउंट नंबर है और ऐसे ऐसे हुआ और ये मोबाइल नंबर है और आप मेरी एफआईआर दर्ज कीजिए। तो अगर डायरेक्ट एफआईआर दर्ज होती है किसी भी स्टेशन में, अगर डायरेक्ट एफआईआर दर्ज हो गई है तो जहां जहां पैसा वो रूट हुआ है, जहां जहां वो पैसा रूट हुआ है, लॉ एजेंसी उन सबको नोटिस जनरेट करेगी। जैसे मैंने बताया कि अपन मान के चले 20 अकाउंट्स जो है उसमें फ्रीज हुए हैं या 20 जो व्यक्ति हैं जो सस्पेक्ट हैं उनको नोटिस दिया गया है। अब 20 नंबर पे जो व्यक्ति बैठा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या वो वास्तव में उसमें इन्वॉल्व है? अगर लेयर के हिसाब से देखा जाए तो 20 नंबर पे जो व्यक्ति बैठा है वो उसमें इन्वॉल्व है ही नहीं। ना, उसमें तो बहुत सारे दूसरे लोग भी बेगुनाह हुए हाँ, वो वहाँ इन्वॉल्व है ही नहीं। हैं। तो उसको नोटिस देके उसको बुलाना और फिर उससे जांच पड़ताल करना, ये एक लूज पॉइंट है, क्योंकि वहां तक जाने वाली जो स्थिति है वो सही नहीं है। इसलिए इसको लेके थोड़ा सा वो एक आईटी एक्ट को चेंजिंग में लाना चाहिए, उसमें कुछ सुधार या कुछ उसमें बदलाव इस टाइप के होने चाहिए जिससे ये लगे, या गवर्नमेंट को कुछ ऐसा लाना चाहिए कि जैसे मान के चलें कुछ ऑन स्पॉट का जो सिस्टम होता है, 1930 पे कॉल किया, विद इन 10 मिनट, विद इन 20 मिनट या 30 मिनट्स में जो पैसा है, जैसे मान के चले कि अमाउंट हुआ 5 लाख रुपए का, किसी के साथ में फ्रॉड हुआ, जिस अकाउंट में वो पैसा गया है उस अकाउंट से आगे जो पैसा गया उसमें थोड़ा सा समय तो लगे। मेरे अकाउंट में पैसा आया, मैंने किसी को पैसा भेजा, ऐसा तो है नहीं वो तुरंत पैसा आया और चला गया, पॉसिबल नहीं। अकाउंट में पैसा आएगा, वहाँ से रुकेगा, फिर उसको नई ट्रांजेक्शन करने के लिए 2 4 5 मिनट का समय लगेगा, या ऐसी कुछ पर्टिकुलर सिस्टम लेके आना चाहिए जिससे वो पैसा तुरंत गया है जिस अकाउंट में, या किसी ने तुरंत 5 मिनट में 6 मिनट में वो कंप्लेंट की, वो पैसा वहीं का वहीं रुक जाए। तो फिर क्या होता है, आपको पता होगा 497 503 पहले सीआरपी, अभी बीएनएसएस में चल रहे हैं, पहले सीआरपीसी में चल रहे थे। उससे क्या होता है, आप कोर्ट के थ्रू चले जाए, आपका जो पैसा है, अभी क्या है, एक लॉ है कि अगर कोई भी फ्रॉड हुआ है ना, उस फ्रॉड में अगर वो पैसा फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर, 2 लेयर पे अगर आपका पैसा खड़ा है, मान के चलें अगर 5 लाख का फ्रॉड हुआ, एक कोई व्यक्ति है फर्स्ट लेयर पे, उसका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया, उसके अकाउंट में 2.5 लाख रुपए पड़े, उसने कोई ट्रांजेक्शन की, जिसके अकाउंट में वो ट्रांजेक्शन की उसके अकाउंट में भी 2.5 लाख रुपए, टोटल वॉल्यूम 5 लाख रुपए की होगी। आप कोर्ट के थ्रू जाएं, कोर्ट से वो पैसा आपका रिकवर। अच्छा, जो आपने कहा कि इस पे कुछ काम होना चाहिए, चाहे तो वो चेंज करे, ऐसी कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की कोई गाइडलाइन आई है? आईटी एक्ट को लेके ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं आई है कि जिसमें कुछ एक्ट्स को आगे पीछे किया जाए या चेंजेस किया जाए। हाँ,
ये है कि वर्सेस में जो बनाम्स में कुछ गाइडलाइंस जो आ रही है, जिनमें हाई कोर्ट को या जो बड़े न्यायालय हैं उनको लगता है कि भई इसमें कुछ सुधार होना चाहिए, या उसका ग्राउंड बना के कोई भी एडवोकेट या कोई अधिवक्ता है वो उसका यूज़ करे, तो वो मान्य है। किसी के साथ फ्रॉड हुआ, जी। पैसा निकल गया, मुकदमा चलेगा, मुकदमा बहुत लंबा चलेगा, अनुसंधान चलेगा और वो चाहता है कि मेरा पेमेंट उससे पहले आ जाए। पेमेंट की रिकवरी मुकदमा खत्म होने तक वेट नहीं करना पड़े। जी। ऐसा कोई सिस्टम है कि रिकवरी पहले हो जाए? जिस दिन आपके साथ में फ्रॉड हो रहा है, उस समय आपने कंप्लेंट दर्ज करवाई 1930 पे कॉल करके। जब आपने कंप्लेंट दर्ज करवाई तब एक एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट हो गया, और गवर्नमेंट का इतना अच्छा सिस्टम है कि आपके पास में टेक्स्ट मैसेज आएँगे, आपको बताया जाएगा उस अकाउंट में, इस अकाउंट में इतना रुपया होल्ड हुआ है, इस अकाउंट में लीन हुआ है, इस अकाउंट में डेबिट फ्रीज़ हुआ। आपके पास में पूरा अपडेट आएगा कंप्लेंट होने के बाद। ये कर सकते हैं, किसी अच्छे अधिवक्ता से आप सलाह लें। 497 और 503 एक कोर्ट प्रोसीडिंग है, जो आपका सामान्य जो न्यायालय है, आप वहाँ पे एक आवेदन दर्ज करवाएँ अपना अधिवक्ता के थ्रू, और कोर्ट उन सेक्शन के आधार पे जो उससे संबंधित जो लॉ एजेंसी है, उसको एक नोटिस करके ये पूछेगी कि भाई ये एक्नॉलेजमेंट नंबर या ये कंप्लेंट नंबर ऐसा-ऐसा आया है, और इस कंप्लेंट नंबर का क्या स्टेटस है और किस-किस अकाउंट में कितना पैसा पड़ा है। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, यहाँ एक छोटा-सा ये पॉइंट है, पैसा रिकवर उसी अकाउंट से होता है जिस अकाउंट में लेयर फर्स्ट और लेयर सेकंड पे पैसा पड़ा हो, पहली पार्टी और दूसरी पार्टी। उसके बाद में कोई अधिकार नहीं है कि जैसे मान के चलें 7वें नंबर या 8वें नंबर पे किसी के पास में पैसा पड़ा है, वहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि आप उसके अकाउंट से पैसे को रिकवर कर सकें। इसमें आप एक लूप होल माने तो ये भी मान लें आप कि आप एक बैंक से मेल से कोऑर्डिनेट कर लें, आपको मिल जाएगा, दूसरी बैंक से भी कर लें। अब बैंक टू बैंक, बैंक टू बैंक, बैंक टू बैंक पॉसिबल नहीं। येस बैंक को आपने बोला कि ऐसा-ऐसा कीजिए, एचडीएफसी को बोला ऐसा-ऐसा कीजिए, तो येस बैंक वाला एचडीएफसी को बोलेगा, एचडीएफसी वाला येस बैंक को बोलेगा, येस बैंक वाला आगे जो बैंक है उसको बोलेगा, ऐसे एक लाइन क्रिएट हो जाएगी। तो पॉसिबल नहीं है कि आप इतना लंबा टेल का पैसा वापस बैंक टू बैंक, आप जैसे येस बैंक ने एचडीएफसी को पैसा भेजा है तो लायबिलिटीज़ तो एचडीएफसी की बनती है येस बैंक को पैसा। हाँ, लेयर 1 और लेयर 2 से ही रिकवरी हो से सकती है, ही उससे रिकवरी आगे होगी, नहीं हो उससे आगे नहीं हो सकती। सकती। हुँ। तो आप माननीय कोर्ट में आवेदन करें अपने अधिवक्ता के थ्रू, और आई थिंक कोर्ट विथिन 30 डेज़ में, अगर आप सही हैं और वास्तव में आपके साथ में फ्रॉड हुआ है, तो आपका पैसा कोर्ट ऑर्डर के थ्रू मिल वापस जाएगा। मिल जाएगा। तो वकील साहब आप हमारे यहाँ पधारे, साइबर लॉ से, साइबर फ्रॉड से लेकर के खूब सारी जानकारियाँ हमारे साथ शेयर की। आप पधारे, आपका बहुत-बहुत आभार।